नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग, जो है क्या विलयन यानी कि सॉल्यूशन। इसका 2 भाग मैंने पढ़ा दिया है और आज हम पढ़ेंगे भाग 3। भाग 2 में हम लोगों ने जाना था सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ, यानी कि सांद्रता पद। और कौन कौन से ये सांद्रता पद होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोगों ने जान लिया था। एक क्या है, ताप पर निर्भर करने वाले सांद्रता पद, और दूसरा ताप पर निर्भर न करने वाले सांद्रता पद। तो ताप पर निर्भर करने वाले सांद्रता पदों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता के बारे में, उसके बाद से आयतन प्रतिशतता के बारे में, पीपीएम में सांद्रता के बारे में, और मोलरता और सामर्थ्य के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम जानेंगे नार्मलता के बारे में। नार्मलता के बारे में ये है क्या, नार्मलता है क्या, इसके बारे में हम जान लेंगे। तो आज का हमारा हेडिंग होगा नार्मलता। नार्मलता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी ये है क्या, नार्मलता। इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले हम कुछ बातें करेंगे, उसको जो है आप ध्यान दीजिए, और इसी पर जो है नार्मलता आधारित है। देखिए, रसायन विज्ञान की जो प्रॉब्लम्स है ना, रसायन विज्ञान की समस्याएं 2 अवधारणाओं से कंप्लीट होते हैं। एक को बोला जाता है मूल अवधारणा। क्या? तो मूल अवधारणा, और एक को कहा जाता है मूल अवधारणा, और दूसरे को कहा जाता है तुल्यांक अवधारणा। तुल्यांक अवधारणा। जानिए मूल अवधारणा क्या है। मूल अवधारणा क्या है? तो पता है कि मोल N होता है भार बटे में मोलर मास, यानी कि मोलर द्रव्यमान। M होता है। क्या मतलब कि यहाँ पर जो N है क्या, मोलों की संख्या है। W क्या है, अभी हम पीछे बताए हैं इसके बारे में। W क्या है, तो भार है, विलेय का भार है। और जो mm है क्या, तो ये मोलर मास है, यानी कि मोलर द्रव्यमान है, अणुभार है। मोलर द्रव्यमान क्या है, तो मोलर द्रव्यमान है। अब जो है तुल्यांक के बारे में जान लीजिए। तुल्यांक है क्या, तो तुल्यांक का जो सूत्र होता है, तुल्यांकों की संख्या को EQ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? तो EQ द्वारा। तो EQ बराबर होता है W/EM। W/EM। यहाँ पे EQ क्या है, तो तुल्यांकों की संख्या है। W क्या है, W जो है विलेय का भार है। उसके बाद से EM है क्या, तो तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार, ये सभी बातें हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन सा क्या होता है, कैसे इसको निकालेंगे। तुल्यांकी भार है। उसके बाद से जो है EQ क्या है, तो EQ कहा गया कि आपका तुल्यांकों की संख्या है। तुल्यांकों की संख्या है। अब बात करते हैं तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार EM। तो तुल्यांकी भार EM बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बटे में N फैक्टर। मोलर द्रव्यमान और बटे में होता है N फैक्टर, यानी कि वैलेंसी फैक्टर। इसी को N फैक्टर कहा जाए या वैलेंसी फैक्टर कहा जाए। ये बात यहाँ पे जो है आप इसको पढ़ते चलिए। अभी जो है इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे तुल्यांकी भार क्या होता है, N फैक्टर क्या होता है। तो तुल्यांकी भार हो गया क्या, मोलर द्रव्यमान बटे में N फैक्टर। इसी को हम कह सकते हैं कि EM बराबर MM/N फैक्टर। N फैक्टर यही कहेंगे ना, EM बराबर क्या होगा, तो MM बटे में N फैक्टर। अब जो है EM का मान यहाँ पे रखेंगे, तो EQ बराबर हो जाएगा W/MM बटे में N फैक्टर। यही होगा ना, N फैक्टर। तब EQ बराबर हो जाएगा क्या, तो W × N फैक्टर और बटे में mm, यानी कि मोलर मास।
यही होगा ना। ये जो है यहाँ पे हमें निकल आया क्या, EQ का मान। EQ बोले तो तुल्यांकों की संख्या, EQ बोले तो क्या, तुल्यांकों की संख्या। अब देखिए ये क्या है, तो mm है, मोलर मास है। जो मोल अवधारणा है इससे जो है निकाला जाता है मोलरता। ये किस पर आधारित है, इसका क्या है, तो मोलरता। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, मोलरता, मोलारिटी। और तुल्यांक पर आधारित है क्या, नार्मलता, नार्मलता। इसी को हमें पढ़ना है, नार्मलता को ही हमें पढ़ना है। नार्मलता को जो है कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, तो कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 बिलियन है, 1 बिलियन है, मान लेते हैं यह बिलियन कितना है, तो 1 लीटर है। कितना है इसका आयतन, 1 लीटर है। इसमें कुछ न कुछ मात्रा विलेय का होगा, विलेय का होगा। यदि विलेय का मात्रा तुल्यांकों की संख्या में हो, तुल्यांक में हो, तब इसे हम लिख सकते हैं क्या, तब हम इसे लिख सकते हैं n इजकल टू तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांक की संख्या और बटे में हो जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें, तो लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं n इजकल टू तुल्यांक क्या था, EQ था, और बिलियन का आयतन क्या, तो VL। यदि आयतन जो हो क्या हो, 1 लीटर हो, यदि आयतन क्या हो, तो 1 लीटर हो, तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इजकल टू EQ। या इसी को लिख सकते हैं नार्मलता, नार्मलता बराबर तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या। इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसकी परिभाषा मिलेगी क्या, नार्मलता की परिभाषा। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को बिलियन का नार्मलता कहते हैं। क्या होगा परिभाषा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को बिलियन की नार्मलता कहते हैं। इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। इसकी मात्रक क्या होगा, तो देखिए नार्मलता का जो मात्रक होगा उसको तो नार्मलता में प्रदर्शित कर सकते हैं, या तुल्यांक प्रति लीटर में, तुल्यांकों की संख्या और बटे में आयतन, तो क्या होगा, तुल्यांक प्रति लीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, तो या तो इसे हम नार्मलता ही कहेंगे, नार्मलता, या इसे कहेंगे क्या, तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक पर लीटर। तो ये है क्या, तो नार्मलता का क्या, तो मात्रक है, यानी कि यूनिट है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या, तो हमें एक सूत्र मिला क्या, n इजकल टू EQ/VL। ये क्या है, तो नार्मलता है। इसी में EQ का मान यहाँ पे है, EQ के मान को रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ये हमें जानना है। चलिए इसको सबसे पहले मिटा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए तो हम लोगों ने नार्मलता निकाला, n इजकल टू EQ/VL। इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट माने, इक्वेशन फर्स्ट माने, तो हमें पता है क्या, तो EQ इजकल टू W इंटू n फैक्टर अपान मोलर मास, मोलर मास। अब जो है यहाँ पे EQ इजकल टू W इंटू n फैक्टर अपान मोलर मास, ये हमें पता है। अब जो है यहाँ पे हम एक और चीज़ जानते हैं, तुल्यांकों की संख्या तो हो गया, भार बटे में तुल्यांकी भार, ये हम लोगों ने जाना है। तुल्यांकों की संख्या EQ बराबर ये भी मान है W/EM। तो यहाँ पे इसी मान को यहाँ पे रखा गया है।
तो अभी इसको रहने देते हैं इसी मान पर, इसको जो है समीकरण 2 मानते हैं। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तब क्या हो जाएगा, n इजकल टू हो जाएगा, ये क्यू के स्थान पर रखेंगे W अपान मोलर मास, em इंटू वी एल, ये होगा ना, em इंटू वी एल। इसको जो है हम मानेंगे समीकरण 3, इसको जो है कौन सा समीकरण मानेंगे, तो 3 मानेंगे। अब जो है हमें यहाँ पे ये मान आया n इजकल टू W अपान em इंटू वी एल। देखिए em इजकल टू क्या होता है, चूँकि em इजकल टू होता है मोलर द्रव्यमान और बटे में होता है n फैक्टर यानी कि मोलर मास। तो इसका जो मान है समीकरण 3 में रखेंगे, em का मान समीकरण 3 में रखने पर, em का मान समीकरण 3 में रखने पर तो n इजकल टू हो जाएगा W अपान मोलर मास इसका मान बटे में n फैक्टर और इनटू हो जाएगा क्या, VL, इनटू हो जाएगा VL। या इसी को और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो n इजकल टू हो जाएगा W इंटू n फैक्टर अपान क्या, तो मोलर मास। ये मान जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यही होगा ना, इंटू मोलर मास इंटू VL होगा ना, मोलर मास इंटू क्या, तो मोलर मास इंटू VL, ये भी तो है ना, मोलर मास इंटू VL। ये क्या होगा, तो नार्मलता होगा। ये क्या है, तो नार्मलता है, यानी कि नार्मेलिटी है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम जानेंगे n फैक्टर को कैसे निकालेंगे। n फैक्टर को निकालना है, तो n फैक्टर कैसे निकलेगा इसके बारे में हम अभी जो है डिटेल्स में बताएंगे। आप यदि इसको जान लिए तो नार्मलता आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए n फैक्टर निकालते हैं। अगला जो हम लोगों का हेडिंग होगा n फैक्टर ज्ञात करना। n फैक्टर ज्ञात करना, n फैक्टर ज्ञात करना, n फैक्टर ज्ञात करना दिख रहा है, n फैक्टर ज्ञात करना। आइए फिर से इसको लिख ले रहे हैं, n फैक्टर ज्ञात करना। चलिए n फैक्टर को ज्ञात करना है तो अलग अलग तरीके से हम n फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम लोगों का पहला हेडिंग होगा अम्ल का n फैक्टर ज्ञात करना। सबसे पहला होगा अम्ल का n फैक्टर ज्ञात करना। अब बात कीजिए यहाँ पे अम्ल है क्या, इस पोर्शन को मिटाते हैं, आप इसे समझ गए हैं। अम्ल है क्या, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या, तो अम्ल उसे कहेंगे जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन पर धनायन देते हैं। जैसे कि HCl को जल में घोला जाए तो H पर धनायन और Cl पर ऋणायन में ये परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, तो एक अम्ल है। ये क्या है, तो एक अम्ल है। अब इसे ही हम कहेंगे क्या, अम्ल। तो देखिए अम्लों का n फैक्टर हमें ज्ञात करना है, तो वह अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की जितनी संख्या होती है वही संख्या उसका n फैक्टर होता है, यानी कि इसका n फैक्टर इजकल टू हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की संख्या।
हाइड्रोजन आयन की संख्या। या इसी को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी अम्ल द्वारा त्यागे गए धनायनों की संख्या ही क्या है, n फैक्टर है। किसी अम्ल द्वारा त्यागे गए धनायनों की संख्या क्या है, संख्या को ही हम कहेंगे क्या, n फैक्टर। क्या कहेंगे, तो n फैक्टर कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक धनायन त्यागा गया है, यानी कि इसके लिए n फैक्टर इजकल टू हो जाएगा 1। उसी तरह से H2SO4 है, H2SO4 में क्या होगा, H पे धनायन और SO4 पे 2 ऋणायन। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, तो n फैक्टर भी यहाँ पे जो है 2 होगा। हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 तो n फैक्टर भी 2। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है कि H2SO4 में जो है एक धनायन बनता है और एक ऋणायन बनता है। तो ये इस स्थिति में, इस कंडीशन में यहाँ पर जो है n फैक्टर जो होगा उसकी संख्या हो जाएगी कितनी, 1। बात आई समझ में। उसी तरह से आगे हम जान लेते हैं HNO3 में इसे तोड़ेंगे तो H पर धनायन और NO3 पर ऋणायन, यानी कि यहाँ पर जो है n फैक्टर हो जाएगा कितना, तो 1। इतनी बात समझ में आई। तो हम अम्लों का जो है यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, n फैक्टर खूब आसानी से निकाल सकते हैं। तो अम्लों का n फैक्टर आप समझ गए हैं। अब हम जानेंगे दूसरा जो होगा क्या, क्षार का n फैक्टर। दूसरा हम जानेंगे क्षार का n फैक्टर। किसका, बी पार्ट, क्षार का। क्षार क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो विलयन में OH आयन देते हैं। यानी कि क्षार क्या करते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसे ही क्षार कहते हैं। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे क्षार के बारे में। क्षार किसे कहेंगे, जैसे कि NaOH है, NaOH इसको जो है तोड़ेंगे तो Na पर धनायन और OH पर ऋणायन में परिवर्तित होगा। यानी कि यह OH दे रहा है, क्या है, तो क्षार है। और इसका n फैक्टर ज्ञात करना है, तो इसका n फैक्टर क्या होगा, तो उस क्षार में OH आयनों की संख्या ही क्या कहलाता है, उसका n फैक्टर कहलाता है। यानी कि OH आयन की संख्या ही उसका क्या कहलाएगा, n फैक्टर कहलाएगा। यानी कि इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी क्षार द्वारा त्यागे गए OH आयनों की संख्या, किसी क्षार द्वारा त्यागे गए OH आयनों की संख्या ही क्या है, तो उसका n फैक्टर है। देखिए तो क्षार का हम यहाँ पे n फैक्टर निकाल सकते हैं, क्षार का n फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे देखा जाए तो इसमें जो n फैक्टर होगा, n फैक्टर उसकी संख्या कितनी होगी, 1 होगी। इसकी n फैक्टर की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी। दूसरा क्षार लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये हो जाएगा Mg पर 2 धनायन और प्लस OH पर 2OH पर ऋणायन। तो इसमें n फैक्टर का मान हो जाएगा कितना, 2। इसमें n फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 2। अगला जो एग्जाम्पल होगा NH4OH, इसको जो है हम तोड़ेंगे तो यह परिवर्तित होगा NH4 पे धनायन और प्लस OH पर ऋणायन। तो क्या है, यहाँ पे OH की संख्या 1 है, यानी कि n फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से और भी है AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस। इसमें क्या है, तो Al पे 3 प्लस आयन और OH पर ऋणायन। तो इसमें जो है क्या, OH की संख्या 3 है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप क्षार का n फैक्टर निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे लवण का n फैक्टर। किसका,
तो लवण का n फैक्टर। अगला लवण का n फैक्टर। C लवण का n फैक्टर। आइए लवण का n फैक्टर हम निकालेंगे। तो लवण क्या होता है? तो अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है, यानी कि अम्ल व क्षार की क्रिया से क्या बनता है? तो लवण बनता है। ये बात आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण का निर्माण होता है। जैसे कि यह एक जो है लवण है, क्या? NaCl। NaCl इसको तोड़ेंगे तो Na पर धनायन और Cl पर ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसका हमें n फैक्टर ज्ञात करना है। तो किसी भी लवण में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की संख्या के बराबर, या तो धनायनों की संख्या के बराबर या तो ऋणायनों की संख्या के बराबर ही होता है उसका क्या? n फैक्टर। यानी कि कहेंगे किसी भी लवण में धनायनों या ऋणायनों की संख्या के बराबर होता है क्या? तो n फैक्टर। n फैक्टर किसी भी लवण का n फैक्टर जो है उसमें उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि इसे कह सकते हैं n फैक्टर इज इक्वल टू धनायनों या ऋणायनों की संख्या। धनायनों या ऋणायनों की संख्या। जैसे कि NaCl में या तो Na को लेंगे या तो Cl को लेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे n फैक्टर इसके लिए भी 1 होगा और Cl के लिए भी 1 होगा। उसी तरफ से MgCl2 जो भी आयनों की संख्या होगी, MgCl2 को तोड़ेंगे तो Mg पे 2 प्लस आयन और Cl पे माइनस आयन। तो यहाँ पे Cl पे भी 2 माइनस आयन है, Mg पर भी 2 माइनस आयन है, यानी कि इसका जो n फैक्टर हो जाएगा वो कितना होगा? तो 2 होगा। तो यहाँ पे आपने जाना किसके बारे में? तो लवणों का n फैक्टर ज्ञात करना। अब जानेंगे आक्सीकारक अपचायक पदार्थों का n फैक्टर। चौथा आक्सीकारक अपचायक पदार्थों का n फैक्टर। D आक्सीकारक अपचायक पदार्थों का n फैक्टर ज्ञात करना है। तो आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं? 11th स्टैंडर्ड में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा आक्सीकारक और अपचायक के बारे में। आक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं? तो 11th में आपने इसे पढ़ा होगा। वहाँ पे एक एग्जाम्पल था जो कि दोनों के लिए लागू होता था। क्या? तो पोटेशियम परमैंगनेट। यह तीनों स्थितियों में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो अम्लीय माध्यम हो, क्षारीय माध्यम हो या उदासीन माध्यम हो। तो अम्लीय माध्यम हो या क्षारीय माध्यम हो, उसमें हम जानेंगे कि आक्सीकारक अपचायक पदार्थों का जो n फैक्टर कैसे ज्ञात करना है, कैसे जानेंगे कि इनमें n फैक्टर क्या होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में होने वाला परिवर्तन या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, आक्सीकारक और अपचायक क्रियाओं में जो स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है या इलेक्ट्रॉन की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन होता है, वही संख्या जो है उसका n फैक्टर कहलाती है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या? तो अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में आक्सीकारक अपचायक पदार्थों का हमें क्या निकालना है? n फैक्टर निकालना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है KMnO4 और ये जो है क्या बनाता है? तो Mn बनाता है। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या होती है +7 और यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या होती है
+2 +7 और +2, तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में होने वाला परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में होने वाला परिवर्तन, इलेक्ट्रॉन की संख्या में होने वाला परिवर्तन या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या है, n फैक्टर है, n फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे n फैक्टर क्या हो गया, तो कितना परिवर्तित हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इसकी आक्सीकरण संख्या है +7 और हो जा रहा है +2, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे +7 से हो जाएगा तो 5, यानी कि यहाँ पे इनका क्या कहते हैं n फैक्टर होगा कितना, +5, n फैक्टर हो जाएगा कितना, तो +5। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्षारीय माध्यम में, इसी बात को हम क्षारीय माध्यम में समझेंगे। क्षारीय माध्यम में ये जो 11th में बताया गया है वहाँ पे आप जानिए, ये जानिए कि आक्सीकरण संख्या किसका कितना होता है क्षारीय माध्यम में। वही हम लोगों का पदार्थ रहेगा KMnO4, तो क्षारीय माध्यम में KMnO4, तो Mn की आक्सीकरण संख्या होगी +7 और यह बनाएगा क्या, तो K2MnO4, K2MnO4 का निर्माण करेगा और यहाँ पर Mn की आक्सीकरण संख्या हो जाएगी +6। अंतर कितना हुआ, दोनों के बीच कितना परिवर्तन हुआ, तो 7 - 6 = 1, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा कितना, तो 1, n फैक्टर हो जाएगा क्षारीय माध्यम में 1। एक और एग्जाम्पल देते हैं उदासीन माध्यम में, क्या, तो उदासीन माध्यम में, उदासीन माध्यम में, तो देखिए यहाँ पे उदासीन माध्यम में क्या होगा, तो वही KMnO4 है और उदासीन स्थिति में MnO2 बनाता, MnO2, तो यहाँ पे इसकी आक्सीकरण संख्या +7 है और यहाँ पे जो है इसकी आक्सीकरण संख्या कितनी है, तो +4 होगी। MnO2 में आक्सीकरण संख्या +4, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 7 - 4 = 3, यानी कि इसका n फैक्टर हो जाएगा कितना, तो 3, इसका n फैक्टर हो जाएगा कितना, तो 3। इतनी बात आई समझ में, तो हम आगे बढ़ेंगे। n फैक्टर यहाँ से आप निकालना सीख जाएंगे और उम्मीद है कि आपको n फैक्टर निकालना आ गया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे मोलरता और नार्मलता में संबंध। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद से हम जानते हैं मोलरता और नार्मलता में संबंध, मोलरता और नार्मलता में संबंध। मोलरता एवं नार्मलता में संबंध, मोलरता एवं नार्मलता में संबंध ये क्या है, तो आइए जानते हैं। मोलरता का सूत्र क्या था, तो मोलरता को जो है m से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है W/मोलर मास इंटू VL। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इतना ही ना होता है, बताया गया है। इसको जो है समीकरण 1 मानते हैं। अब जो है नार्मलता का सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला, n = क्या होता है, W × n फैक्टर बटे में मोलर मास इंटू VL, यही होता है ना। इसको जो है समीकरण हम मानते हैं कितना, 2। इसे समीकरण हम मानेंगे कितना, तो 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, देखिए ये क्या है, W/मोलर मास इंटू VL, ये भी होगा W/मोलर मास इंटू VL। तो ये जो मान है इतना इतने के बराबर है कि नहीं। तब हम करेंगे क्या, तो समीकरण 2 में समीकरण 2 में
1 का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 है n इजकल टू, इतने को हम इतना मान सकते हैं m इंटू n फैक्टर, m इंटू n फैक्टर, याद किया जा सकता है ना इतना। तो यहाँ पे ये होगा क्या, तो मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, मोलरता मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी में संबंध। तो ये बात यहाँ तक हो गया। अब हम जानेंगे, इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं m एंड n में रिलेशनशिप, m एंड n। तो ये बात कंप्लीट हो गई। तो एक और संबंध हम लोग जान लेते हैं, तुल्यांक एवं मोल में संबंध। ये भी बहुत ज़रूरी है, तुल्यांक एवं मोल में संबंध। चलिए हम लोग तो इसे जानते हैं ना, तुल्यांक के बारे में और मोल के बारे में, तुल्यांक एवं मोल में संबंध। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मलता और मोलरता में संबंध जाना। क्या, तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इंटू n फैक्टर, यही होता है ना। क्या, यही बात तो यहाँ पे लिखी गई, नॉर्मलता इजकल टू हो जाएगा मोलरता इंटू हो जाएगा क्या, n फैक्टर, मोलरता इंटू n फैक्टर। तो देखिए नॉर्मलता क्या है, नॉर्मलता है क्या, तो इक्यू बटे में VL, इक्यू अपान ये क्या है, तो नॉर्मलता है, और ये मोललता क्या है, तो n अपान VL, n अपान VL। अब जो है ये क्या है, तो इंटू n फैक्टर, n फैक्टर यही होता है नॉर्मलता इक्वल टू होता है इक्यू अपान VL, इक्यू अपान VL। ये बात याद रखिए, इक्यू अपान VL ये नॉर्मलता है। मोलरता इक्वल टू होता है n अपान VL इंटू n फैक्टर, ये होता है ना। तो VL से VL कैंसिल हो जाएगा, तो इक्यू इक्वल टू हो जाएगा क्या, n इंटू n फैक्टर, n इंटू n फैक्टर ये होगा। इसको हम बोलेंगे तुल्यांकों की संख्या, आ रहा है तुल्यांकों की संख्या बराबर मोल इंटू n फैक्टर, n फैक्टर। ये है क्या, तो संबंध किसमें, तुल्यांक एवं मोल में संबंध, तुल्यांक एवं मोल में संबंध। बात यहाँ तक क्लियर आई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन है 1 डेसीमोलर बिलियन। चलिए इसको हम इरेज करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो है न्यूमेरिकल है, उसको जो है हम यहाँ पे हल करने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग हल करते हैं। क्या है, तो 1 डेसीमोलर बिलियन H2SO4 तथा जल का बनाया जाता है, इसकी नॉर्मलता एवं सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन, 1 डेसीमोलर बिलियन, क्वेश्चन है 1 डेसीमोलर विलियन H2SO4 एवं जल का बनाया जाता है 1 डेसीमोलर विलियन H2SO4 एवं जल का बनाया जाता है, इसकी नॉर्मलता एवं सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। इसकी नॉर्मलता एवं सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। हाँ चलिए इसको जो है हमें हल करने हैं। 1 डेसीमोलर बिलियन है और इस किसका बनाया गया, H2SO4 एवं जल का, और इसका नॉर्मलता और सामर्थ्य हमें ज्ञात करना है। डेसीमोलर का क्या मतलब, 1 डेसीमोलर इक्वल टू होता है 1/10। 1 डेसीमोलर इक्वल टू होता है क्या, 1/10 मोल। 1/10 मोल बोला जाए तो ये क्या है, आपका मोलरता है।
मोलरता यहाँ पे दे दिया है 1/10 मोल। उसके बाद से इसकी जो क्या पूछ रहा है, तो नार्मलता पूछ रहा है, नार्मलता पूछ रहा है। इसके साथ साथ इसका सामर्थ्य एस भी पूछ रहा है, एस भी पूछ रहा है, इसे ज्ञात करना है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि मोलरता एवं नार्मलता में संबंध क्या होता है। तो मोलरता नार्मलता इक्वल टू होता है मोलरता एवं नार्मलता में संबंध के बारे में हम लोगों ने अभी जाना क्या, तो नार्मलता बराबर होता है मोलरता इनटू क्या, इनटू एन फैक्टर। अब देखिए हम लोगों के पास क्या है, तो अम्ल है H2SO4, इसको तोड़ा जाएगा तो 2H पे धना एन और प्लस SO4 पे 2 ऋण आयन, यही इनमें ना परिवर्तित होगा ये। तो यहाँ पे हमें पता हो गया एन फैक्टर क्या है, तो 2 है, क्योंकि हाइड्रोजन पर आयन की संख्या कितनी है, 2 है। आयन की संख्या तो एक ही है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 ही आयन होगा ना। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 है, तो अब हम इसे यहाँ पे नार्मलता ज्ञात करेंगे, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा, मोलरता है 1/10 यही है ना, इनटू हो जाएगा n फैक्टर कितना है 2, n फैक्टर 2, और इसका जो मान आ जाएगा 0.2 नार्मलता, 0.2 नार्मलता। अब जो है हमें ज्ञात करना है क्या, सामर्थ्य। और सामर्थ्य के बारे में पता है कि सामर्थ्य बराबर होता है, आ जाएगा इधर लिखते हैं, सामर्थ्य S इक्वल टू होता है क्या, मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान, मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान, मोलरता इंटू मोलर द्रव्यमान। अब देखिए मोलरता हमें निकल गया है कितना, तो 1/10, तो ये है ना मोलरता, S इक्वल टू 1/10। और मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालना है। H2SO4 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 98, होता है कितना, 98। अब जो है ये मान आ जाएगा कितना, 9.8 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल में, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे दिए होंगे। तो इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं। आने वाले पार्ट में जो है यहाँ पर एक बचा हुआ है ताप पर निर्भर करने वाले सांद्रता पद, ताप पर निर्भर करने वाले सांद्रता पद जो क्या है, फार्मूलता। तो फार्मूलता को और उसके बाद से ताप पर न निर्भर करने वाले सांद्रता पद को हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।